तो ये जो फोटो आप लोगों ने देखा वो मेरा छोटा भाई का है। मेरे फैमिली का एक्चुअली मैं त्रिपाठी खानदान से हूँ, तो हमारे खानदान का सबसे छोटा भाई जो है वो यही है, एक्चुअली यही था। जैसे कि मैंने बताया है पहले भी, एक के बाद एक अनहोनी होता जा रहा है मेरे फैमिली में, और उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, वो सही बात है। लेकिन 2 महीने पहले वो वाला ब्लॉग भी जनवरी में शायद डाला हुआ था, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि दिसंबर में मेरे ताऊ जी का एक्सीडेंट हुआ। एक अनफॉर्चुनेट अचानक से एक गाड़ी आके ठोक के चला गया और स्पॉट डेथ हो गया था। तो उस चीज से उभरे नहीं थे। नानी का थोड़ा तबीयत बिगड़ रहा था और घर पे भी सब कुछ माहौल एक्चुअली सही नहीं था, बहुत मतलब हर कोई बहुत टेंशन में, सबका मन खराब, ऐसा एक अनफॉर्चुनेट चीज हो चुका था। तो उन सब से निकलने के लिए कोशिश ही कर रहे थे कि एक और सदमा आके लगा उसी दिन जिस दिन मेरा बर्थडे था, जनवरी 18। तो 18 जनवरी में मैं उसको कॉल कर रहा था। वो यहीं पे ITR में, आप लोगों ने देखा, मैंने सुबह उसको कॉल किया क्योंकि वो यहाँ पे है, एक्चुअली भुवनेश्वर में ही रहता था, पढ़ाई कर रहा था, MSc कर रहा था फिजिक्स में ITR में। एक्चुअली 1-2 ब्लॉग में उसको भी दिखाया हूँ, एक बार आप लोगों को पता होगा या फिर दिखा दूंगा छोटा छोटा क्लिप करके कि मैं उसको लेके गया था। सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस का एक काम था, तो RTO ऑफिस गया था उसको लेके। उससे पहले एक बार उसको बानीबिहार यूनिवर्सिटी लेके गया था एक एग्जाम के लिए। और उसके बाद एक लास्ट वाला जो वीडियो था उसके साथ, शायद वो था ITR कॉलेज गया था, उसका एडमिशन रिलेटेड कुछ बातचीत करने के लिए। तो वही था मेरा और उसका लास्ट टाइम का वीडियो में उसका और मेरा लास्ट कॉन्वर्सेशन वही था। और उसके बाद जाके मिलना हुआ जब मेरे ताऊ जी गुजर गए। उसके बाद वो 10-12 दिन का जो हमारा विधि विधान वगैरह होता है वहाँ पे हम मिल रहे थे। फिर उसके बाद 18 जनवरी को मैंने उसको कॉल किया, यार मेरा बर्थडे है तो आज यहाँ पे आजा, मैं जाके तेरे को ले आऊँगा। लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाया। तो मैंने बार 3-4 बार कॉल किया। फिर मैंने सोचा शायद बिजी होगा, एग्जाम मतलब पढ़ाई वगैरह में बिजी होगा, या फिर क्लास में होगा, या फिर उसका मौसी का बेटा, उनका घर भी वहीं पास में है, तो वहीं पे चला गया होगा, कुछ होगा। फिर रात को जब बहुत देर तक उसका कॉल बैक भी नहीं आया तो मैंने उसका कॉल किया, मेरी मम्मी ने कॉल किया। ये जो मेरा छोटा भाई है ये मेरे चाचा जी का बेटा है। तो मेरी माँ ने फिर चाचा जी को कॉल किया। कॉल करने के बाद पता चला कि उसका थोड़ा तबीयत अभी बिगड़ा हुआ है, सर्दी वगैरह कुछ हो गया। हमें लगा शायद वो जो भुवनेश्वर से गांव तक जो ताऊ जी के टाइम में जो इधर उधर हुआ था शायद उसी की वजह से होगा। तो फिर हम नॉर्मल हो गए। फिर वो उसको दिखा रहे थे डॉक्टर को, तो मैंने बोला ठीक है ठीक हो जाएगा, फिर आ जाएगा। फिर आई थिंक 20 या फिर 21 को बाई चांस मेरी मम्मी ने कॉल किया होगा या फिर चाचा जी ने किया, मुझे अभी ठीक से याद नहीं। तो कॉल में दोपहर का वक्त हुआ था, शायद 20 या 21 तारीख को मम्मी को कॉल आया, और आई थिंक मम्मी को ही कॉल आया था। तो मेरे चाचा जी बोले उसका दोनों किडनी फेल हो चुका है। तो बाद में पता चला कि वो मतलब फेल मतलब क्या, हम जहां तक मैंने पढ़ा है कि किडनी फेलियर जब दोनों किडनी में से अभी एक अगर पूरा का पूरा डैमेज हो जाए तो दूसरे में भी चल सकता है। लेकिन वहां पे पता चला दोनों ही किडनियां मोर देन 85% खराब हो चुका है। तो जहां तक मैंने पढ़ा था कि 50% से ज्यादा अगर खराब हुआ कोई किडनी तो उसको डैमेज बोला जाता है, किडनी डैमेज बोला जाता है। तो लेकिन उसका 85% हो चुका था। फिर भी दिमाग में उस वक्त इतना ज्यादा आया नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, बस इतना था कि उसको एडमिशन किया गया है। पता चला कि उसको सम में एडमिशन किए थे और वहां पे डॉक्टर दिखा रहे हैं, अभी वही डॉक्टर देख रहे हैं उसको जो मेरी नानी को देख रहे थे। फिर वहां पे नेफ्रोलॉजिस्ट से बातचीत किए और वहां पे मैं गया। जब मैं वहां पे पहुंचा तब तक दिमाग बहुत भारी हो चुका था, लेकिन मुझे अंदर इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा था। मुझे बस यही था कि उसका तबीयत अगर इतना बिगड़ा हुआ है तो अभी मेडिसिन खा के वो ठीक हो जाएगा, सैलाइन वगैरह जो भी चाहिए लगाएंगे। लेकिन डर बहुत लग रहा था, इवन रोना भी आ रहा था, लेकिन अपने आप को काबू करके मैं चला गया था। मतलब ऊपर से दिख नहीं रहा था कि मैं इतना ज्यादा टेंस्ड हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद जिंदगी में इतना सारा टेंशन आ चुका है मेरा, तो मुझे पता नहीं चला बिना टेंशन के रहना कैसा दिखता हूँ मैं। वहां पे बोले कि ब्लड की जरूरत है, तो उसका जो मौसी का भाई दोनों थे वो लोग दिन रात वहीं पे थे। मेरे चाचा जी को इतना ज्यादा काम करने भी नहीं देते थे, मैं तो इतना ज्यादा रह भी नहीं पाया क्योंकि मेरा उस वक्त भी एग्जाम्स था एक। तो खैर, तो फिर क्या हुआ, मुझे बोला गया कि ब्लड की जरूरत है कुछ। तो हम तीनों नीचे गए, ब्लड का फॉर्म वगैरह भरे, फिर मैं गया अंदर ब्लड देने के लिए। तो वहां पे पहली बार मैंने लाइफ में देखा, मेरा एक्चुअली ना ब्लड प्रेशर हाई रहता है मुझे पता है, लेकिन 140 के आसपास रहता था।
उस दिन जब चेक किया गया तो वो बोले आपका 160 है। जब तक मैं वो सुना नहीं था तब तक मैं नॉर्मल था। जब मैं वो सुन लिया तो मुझे लगा यार मतलब मेरा ब्लड तो एकदम पंप के जैसा। मना कर दिया फिर उन्होंने कि आप ब्लड नहीं दे सकते, वो बाकी जो है वो दे सकते हैं। और एक दो और उसका दोस्त को शायद बुलाया गया, शायद कोई और दिया होगा। फिर उसके बाद मैं घर आया। मतलब जब मैं घर आया उसके बाद से रात भर मुझे नींद ठीक से आया नहीं। बहुत ज्यादा मतलब अंदर से रो रहा था, ऊपर से दिखा नहीं रहा था। वही सेम सिचुएशन मेरी मम्मी की भी थी, नानी की भी थी। मेरे भाई को भी फिर बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर जब पापा को फोन करके बताया गया, मैंने कभी देखा नहीं था मेरे पापा को इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना बिलक बिलक के कोई रोता है, तो वैसा कभी मैंने देखा नहीं था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर मेरे पापा को वही सब चीजें बताया गया। तो उसके बाद बस ये था कि अभी पैसा जितना भी लगेगा हम लगा लेंगे। मैं मतलब मेरे पापा, चाचा जी, हर कोई, मतलब पैसे का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था जितना था उसका तबीयत सही होने का। 5 या 6 दिन तक मैं उसके लिए घर का खाना लेके जा रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी का खाना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो उसको मैंने पूछा यार तुझे कभी ऐसा लगा नहीं कुछ अंदर से अजीब सा लग रहा है या कुछ? वो बोला कि ये सब नॉर्मल लगा, मुझे लगा नहीं ऐसा इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम। हालांकि उसको बताया नहीं गया था किडनी फेल हुआ है, उसको बस बताया गया था हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ऐसा कुछ। शायद वो जो उसके जो 2 भाई हैं वही बता के उसको रखे थे ताकि ज़्यादा टेंस ना हो जाए, तो शायद वही बताया गया था। तो वो बस बोला कि मुझे तो ये सब नॉर्मल लगा था, मुझे नहीं लगा था इतना ज़्यादा कुछ मेजर होगा। और फिर बाद में पता चला कि वो खाना बिल्कुल खाता नहीं था, मतलब वो घर का खाना उसको पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि मेरी मम्मी जब बनाती थी कुछ यहाँ पे आता था तब खा लेता था, लेकिन उसको ना घर से ज्यादा बाहर के खाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था। मतलब वो उसका घर का जब कोई खाना कुछ खाता था वो, तो वो उल्टी वगैरह आता था। तो ऐसा कुछ मैंने सुना, जैसे कि वो बाहर रह रहा था अभी 2-3 साल से, पढ़ाई कर रहा था कटक में, फिर यहाँ पे बाहर ही रहा, तो ज्यादा कुछ पता नहीं चला एक्चुअली कि उसको मतलब खाने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कि वो भी बहुत ज्यादा सीक्रेट है। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा वो मेरे जैसा ही था बिल्कुल। हालांकि आप लोग उसको फोटोज वगैरह कुछ देखो, मेरे ही जैसा पोज मार के बैठा है जैसे मैं मॉडल हूँ वो। फिर बताता नहीं था कुछ ज्यादा अपना प्रॉब्लम्स कुछ भी हो रहा है। लेकिन ये जो हेल्थ का पार्ट है ना, आप इमोशनली कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको तकलीफ हो रहा है, कुछ रोना धोना आ रहा है, कुछ भी आपके लाइफ में हो, वो आप नहीं बताते, वो फिर भी चलता है। लेकिन हेल्थ वाइज अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आपको जरूर बताना चाहिए अपने फैमिली को, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन ये सब उसके साथ कब से शुरू हुआ है, कब मतलब इतना हद तक चला गया वो कुछ भी पता नहीं चला एक्चुअली उस वक्त। तो खैर जो भी है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, मतलब ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। फिर एक टाइम आया उसका, फिर डायलिसिस किया गया। डायलिसिस करने मतलब एक होता है ना कि आर्टिफिशियल किडनी रखा जाता है, फिर उसके थ्रू यूरिन को पास किया जाता है, तो ये सब होता है। फिर वो सब प्रोसेस चला। मतलब उसका ये जो प्रॉब्लम है ना, वो पता कैसे चला, उसके 2 भाई थे, वही जो बोला उसके कजन भाई। एक दिन क्या हुआ, इसका मुंह थोड़ा फूलने जैसा लगा। इवन मुझे बाद में पता, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि जब किडनी का कुछ प्रॉब्लम ज्यादा होता है तब ये मुंह वगैरह फूलता है, ऐसा कुछ होता है, मुझे पता नहीं था। इवन मेरा भाई जो है इतना दुबला पतला सा था, वो बोला है कि अरे वाह मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, मेरा मतलब मैं थोड़ा सा ग्रो कर रहा हूँ, मेरा मुंह और बॉडी थोड़ा सा फूलने जैसा लग रहा है, कितना अच्छा उसको नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब उसका टेम्परेचर वगैरह आया, उसको लेके गए हॉस्पिटल। डॉक्टर भी पहले आइडेंटिफाई नहीं किया। मतलब डॉक्टर तो आजकल ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओ नॉर्मल देख लेते हैं, हाँ टेम्परेचर है, ये है, थर्मोमीटर डाल देते हैं, फिर उसको नॉर्मल कुछ मेडिसिन दे देते हैं, ज्यादा कुछ चेक नहीं करते। फिर दूसरी बार जब ये कंटिन्यू हुआ, फिर बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए और वहां पे पता चला कि वो बोल के इसका किडनी का कुछ इश्यू है, पहले उसको दिखाओ, नेफ्रोलॉजी के पास लेके जाओ। फिर पता चला कि उसका फेलियर हो चुका है किडनी। खैर फिर भी 5-6 दिन चला। मैं उसके लिए कुछ किट्स वगैरह लेके आया, जो भी जरूरत की चीजें थी। 26 से 27 तारीख को ये हुआ, 22 से 26 के बीच में बात कर रहा हूँ। 26 तारीख के बाद मैं वहां पे गया नहीं, क्योंकि 30 तारीख को मेरा एक एग्जाम था। तो 30 तारीख तक मैं गया नहीं, लेकिन उससे डेली बात कर रहा था। मेरे मम्मी के साथ भी डेली बात करता था, मेरे पापा के साथ डेली बात कर रहा था। हमें लगा कि शायद अभी थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में आ रहा है, तो मेडिसिन वगैरह अभी कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं क्या होता है फिर आगे। हालांकि अंदर से वो डर हमेशा था। फिर उसके बाद 29 तारीख को शायद नहीं, 28 तारीख रात को
उसको लेके आए। डॉक्टर को मुझे पता नहीं, डॉक्टर को ये पता लग रहा था या नहीं क्या है, लेकिन वो बोले कि इसको डिस्चार्ज करके आप ले जा सकते हैं। मैं इतना सोच नहीं पाया, मैं तो पढ़ाई वगैरह में इस समय इतना ज़्यादा व्यस्त था कि मैं क्या बोलूँ अभी। लेकिन फिर चाचा जी वो शायद कुछ पूछे उनको कि कुछ है, प्रॉब्लम है या क्या है, आप अभी अचानक से डिस्चार्ज करने के लिए क्यों बोल रहे हो। डॉक्टर कुछ ज़्यादा बोले नहीं, वो बोले कि अभी नॉर्मल है, अभी मेडिसिन लेना चाहिए उसको, और यहाँ पे कोविड का केसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तो आप प्लीज़ उनको ले जाइए अभी। फिर 4 हफ्ते बाद डायलिसिस के लिए फिर से लाना पड़ेगा, या फिर सर 4 हफ्ते तक, मतलब हर एक हफ्ते आप लेके आना पड़ेगा और यहाँ पे डायलिसिस करके लेके जाना पड़ेगा। बोला ठीक है ठीक है। फिर हम मेरे घर पे, मैं उसके लिए मतलब एक रूम हमने रख लिया कि यहाँ पे वो आएगा, यहीं पे उसको जो जो उसका जरूरत का सामान है वो सभी पे पहुंचा जाएगा। इवन उस बीच में हॉस्पिटल में इतना ज्यादा खराब हालत होने के बाद भी वो वहां पे पढ़ाई कर रहा था मोबाइल लेके, और ऑनलाइन क्लासेस करने लगा था। खैर, तो 28 तारीख को उसको डिस्चार्ज करके लेके गए रात में। घर पहुंचते पहुंचते शायद रात हो चुका था। 29 तारीख नॉर्मल सब कुछ गया। 28 तारीख या 29 तारीख में अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आई थिंक उसको 29 तारीख को ही लेके गए थे शाम को। 30 तारीख को मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम के लिए गया, तब तक नॉर्मल था सब कुछ। एग्जाम खत्म करके मैं वापस आके घर पे वही किडनी फेलियर ये सब के बारे में कुछ पढ़ रहा था। इवन नेट में कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था कि इन सब का अभी मतलब इसको रिकवर कैसे किया जा सकता है। मतलब हर कोई अपने अपने लेवल में कोशिश में लगा हुआ था, क्या हो सकता है क्या हो सकता है। मैं उसके बारे में नॉलेज बढ़ाने लग रहा था। मेरे पापा वहाँ पे लोगों को, मतलब कुछ जान पहचान लोगों को, उनको बिठा के पैसे के लिए बातचीत ये सब चल रहा था। चाचा जी यहाँ पे काम पे लगे हुए थे, सब कुछ। मतलब वो गाँव चला गया। फिर वो एक दिन मतलब रात को पहुंचा, सुबह उसने, मेरे एक बड़े भाई है वहाँ पे, तो उनको बोला कि आप मेरे लिए ये सब बुक्स वगैरह का जेरोक्स, आप बुक्स वगैरह का जेरोक्स और कुछ प्रिंटआउट्स लेके आ जाइए, मैं पढ़ाई करूंगा। 2-3 दिन बाद मेरा एग्जाम है, मैं हाफी भाई का करके मतलब मेरे घर में वहाँ पे चला जाऊंगा, फिर वहीं से एग्जाम दे के आऊँगा। तो उसके दिमाग में बस पढ़ाई पढ़ाई चल रहा था और कुछ भी नहीं। एक उसकी छोटी बहन थी और एक मामा जी के बेटे थे, उन सबको पढ़ाया दिन भर और अपना पढ़ाई किया। और कुछ उसका कुछ शायद पढ़ाई का कुछ सामान मंगवाया था, नेट में कुछ मंगवाया था उसका सामान, वो सब ये सब चला। फिर शाम को सब कुछ नॉर्मल चला था। 8:30 तक पापा से बात कर रहा था फोन पे। 8:30 बजे मेरे पापा से बात किया था, बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं ठीक हूँ। अच्छे से बात किया, 45 मिनट तक बात किए थे। और पता नहीं ये कोइंसिडेंट है क्या बोलूँ, उस दिन शाम को जो जो भी उनसे बात किया था, मेरे पापा हो, मेरे भाई बहन जो भी, वो सब के सब, इवन मैं, उसके बातचीत को रिकॉर्ड करके रखे थे हम। दिमाग में ऐसा तो कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ अनहोनी हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन हर कोई जो भी उससे बात किया था वो रिकॉर्ड किया था। शायद गॉड की तरफ से ये था, पता नहीं क्या था। खैर, तो 8:30 बजे के बाद ये सब बातचीत हुआ था। फिर मैं तो यहाँ पे था, भुवनेश्वर में था। ये सोच रहा था कि उसके अगले दिन या फिर अगले दिन वो तो आएगा, यहाँ पे उसका अरेंजमेंट कर लिया मैंने, और डायलिसिस प्रोसेस वगैरह होगा। तो सब कुछ मैं मतलब दिमाग से ये हट चुका था थोड़ा बहुत कि अभी इतना ज़्यादा डेंजर नहीं है, शायद अभी सब कुछ प्रोसेस तो ठीक ठाक चल रहा है, उसका हालत भी थोड़ा सुधर रहा है, तो ऐसा चल रहा था। फिर बाद में पता चला, बाद में मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं सो रहा था, शायद रात के 11-11:30 बजे तक मैं जगा हुआ था। हाँ, एनालिसिस कर रहा था, जो एग्जाम्स देके आया था उसी दिन, उसका एनालिसिस कर रहा था, क्वेश्चन से देख रहा था, मार्किंग कर रहा था, क्या क्या गलत हुआ क्या नहीं, ये सब। फिर सोने गया, मतलब 12 या 12:30 मुझे याद नहीं। उस बीच में मुझे कॉल आया मेरे बड़े भाई का, जो मेरे ऊपर जो भाई हैं उनका कॉल आया अचानक से। मैं उस वक्त डर भी गया और मतलब डर तो मैं गया था, फिर भी हिम्मत करके उसको उठा लिया, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो भाई हैं उन्हीं के ही पापा का डेथ हुआ था, मतलब मेरे ताऊ जी, और इनका कॉल फिर से आया। तो मैं मतलब दिमाग में कुछ आया नहीं, इतना ज्यादा बुरा ख्यालात भी नहीं आया, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा शायद कुछ इमरजेंसी हो चुका है, तो मैं उठा लिया अचानक से। फिर क्या हुआ मुझे अभी तक ठीक से याद नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था। मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मेरे भाई वहां पे मुझे शायद ये बोले कि चिन्नू, मतलब मेरा भाई ऐसा कुछ बोल रहे थे, चिन्नू बोल के रो रहे थे। तो मुझे इतना तक याद है अच्छे से, चिन्नू बोल के रो रहे थे। इवन मुझे ये पता नहीं चला कि ये भाई है या मेरे भाभी है, कौन फोन पे है, मुझे वो पता नहीं चला, क्योंकि वो रोए जा रहे थे और इतना पतला टोन, रोए जा रहे थे बस।
फिर मैं दौड़ के गया मम्मी के रूम पे और फिर उनको बोला कि मम्मी और नानी को उठाया, फिर बोला अब आप लोग बात करो जरा, मुझे कुछ पता नहीं चला वो क्या हो रहा। मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे कांप रहा था और मेरा आवाज भी ठीक से आ नहीं रहा था। जैसे कि मुझे बाद में बताया गया, मुझे उस वक्त कुछ भी ख्याल नहीं है अभी तक कि मैंने उस वक्त मैंने किया क्या था, मुझे अभी तक कुछ भी ख्याल नहीं है। मेरी मम्मी और नानी बाद में बोले कि तू जब बोल रहा था तेरा मतलब होंठ कांप रहे थे, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से, ऐसा हाथ ऐसा ऐसा हो रहा था कुछ। फिर वो तो है ऑब्वियसली शॉक हो गया था मैं। फिर उसके बाद वो बात किए, फिर इधर उधर बहुत बार यहाँ वहाँ उसके दो भाई सबको कॉल किया। फिर उस वक्त कंफर्म हो गया कि हाँ वो नहीं है। रात के 9:30 या 10 बजे शायद वो खाना खा के सोने गया होगा, या फिर 10:30 से 11 के बीच। फिर उसके बाद उसको सांस लेने में फिर से तकलीफ हुआ बहुत ज्यादा। वो जो तकलीफ वो उसका हुआ अचानक से, इसीलिए मेरे मतलब नॉर्मल था तो चलता, मतलब नॉर्मल होता तो चलता, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसको तकलीफ होने लगा। तो मेरे चाचा जी मेरे भाई को फोन किए वहीं पे जो थे, तो फिर वो दौड़े दौड़े आए और उसको लेके चले गए पहले वहीं गांव का जो हॉस्पिटल था वहां पे, और वहां से वो लोग रिकमेंड किया आप खुर्दा के हॉस्पिटल पे जाओ। तो वहां तक आ गए वो। वहीं पे आने के बाद पता चला कि सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ जो हो रहा था, वो बीच बीच में गाड़ी में भी ये बोला था हम पहुंचे नहीं, मतलब जल्दी पहुंच जाए, फिर मेरा ट्रीटमेंट होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा उसका दिमाग में चल रहा था। फिर उसको लेके वहां पे पहुंचे, वो खुद ही गाड़ी से उतरा, चलते हुए स्ट्रेचर तक गया, स्ट्रेचर में लेटा, फिर उसको लेके गया अंदर। फिर अंदर जाने के बाद उसके मुंह से ऐसे मतलब झाग सा बहुत निकलने लगा उसका, इतना ज्यादा निकलने लगा कि हर कोई परेशान था। और मुझे तो बाद में ऐसा पता चला, मैं तो भुवनेश्वर में था। बस आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा हालत हुआ था। मेरे भाई और मेरे चाचा जी वो सब देख के उनका दिमाग मतलब कैसा हो रहा होगा, उनका मन वही जाने। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कुछ पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या क्या किया गया वो जो प्रोसीजर। फिर अचानक से वो ऐसे शायद बैठा हुआ था पता नहीं, ऐसा आंख ऊपर होके रह गया, वो एकदम आंख खुला है, अचानक से रह गया। फिर क्या करते हैं वो स्टेथोस्कोप लेके शायद उसको चेक किया गया, फिर बोले कि उसका हार्ट बंद हो चुका है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, नॉर्मली कोई अगर किसी का डेथ होता है तो बॉडी का बाकी सारा ऑर्गन्स काम भले ही बंद कर दें, लेकिन आधा घंटे के आसपास उसका हार्ट थोड़ा बीट होता है, फिर उसके बाद बंद होता है। लेकिन इसका सडनली हार्ट ही बंद हुआ। आई थिंक उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ। खैर, तो उसके बाद जब मतलब चेक किया गया, बार बार चेक किया गया, बोले नहीं है और नहीं है वो। फिर उसके बाद जो हुआ कि मुझे कॉल किया गया, फिर मैं रात के उस वक्त हो चुके थे शायद 1 या 1:30 बजे। हम वहां से, मतलब मेरे पास ये कार भी नहीं था, कार था पापा के पास, तो कैसे जाएं क्या करें, उसके लिए भी बहुत मतलब इधर उधर कॉल करके कार को, मतलब एक कार को भाड़े में लेने के लिए बहुत बार इधर उधर हाथ पैर मारे। फिर उसके जो 2 भाई हैं उनको भी बोला। फिर अचानक से बस दिमाग में ये आएगा चलो यार बाइक में ही चलते हैं, और मतलब मैं अकेला होता है, उनके 2 भाई होते, कुछ भी प्रॉब्लम होता आराम से हम बाइक में चले जाते। लेकिन मेरी मम्मी थी और वो बिल्कुल, उनको भी संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उस वक्त। मैं खुद भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तो फिर बस आंख बंद करके हम बस बाइक लेके निकले। उनको बोला था कि आप खंडगिरी के पास हमें वेट करो, हम जा रहे हैं। फिर वहां पे पहुंचे, हम चारों बाइक में चले गए खुर्दा। वहां पे जाके पहुंच के हमने देखा, सबसे पहली बात, मैं तो अपने चाचा जी के आंख से आंख नहीं मिला पा रहा था, वो ऐसे एकदम नम होके बैठ गया था, जो जैसा हमने कभी उनको देखा नहीं था आज तक। ऐसे इतना चुप और इतना ज्यादा मतलब अजीब से मतलब हो चुके थे। उनको कभी उस हालत में मैंने कभी देखा नहीं था। इतना ज्यादा पेशेंस उनका है, इतना ज्यादा मतलब स्ट्रगल करके लाइफ में आगे बढ़ के बहुत कुछ के बारे में बता नहीं सकता वो कैसे हैं। मतलब मैं खुद डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मेरे चाचा जी इतने अच्छे हैं और उन्हीं की वजह से मैं हूँ एक्चुअली। 1-2 चीज मतलब मैं यही बोलूंगा कि मैं क्रेडिट तो मेरे फैमिली को देता हूँ हमेशा, मेरे पापा मम्मी, मेरे मामा जी, सबको, नानी, लेकिन उन सब में एक मेजर पार्ट मेरे चाचा जी का है, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे एजुकेशन में, मेरे पढ़ाई और बहुत सारे डिसीजंस में। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर क्या हुआ, मैं उनको तो देख नहीं पा रहा था, मैं सीधा अंदर गया। मेरे मम्मी और मैं देखा तो एक स्ट्रेचर में लेटा हुआ है, और हमने कभी देखा नहीं था उसको, मतलब थोड़ा सा छोटा पतला दुबला सा। लेकिन उस वक्त हमने देखा कोई
मैं तो बिलीव नहीं कर पाया कि ये चिन्नू है। मतलब उसका बॉडी ऐसे फूल गया था, एक तरह से दिख रहा था, फेस एकदम बड़ा हो गया था, चश्मा उसका जो नॉर्मल ढीला होता था वो टाइट हो गया था, चश्मा पहना हुआ था शायद। फिर अचानक से मैंने देखा उसके मुंह पे ऐसे क्यों इतना ज्यादा कॉटन क्यों रखे हैं। मतलब ये पता है कि वो नहीं है अभी टच किए वो, लेकिन उसका हाथ पैर ये सब, उसका जब आखिरी जो संस्कार किया जाता है ना, अंतिम संस्कार किया जाता है, उस वक्त तक फिर भी गर्म था। ये तो पता था कि वो नहीं है, फिर भी दिमाग मतलब क्या करे, जो अजीब सा हो जाता है ना, उस वक्त मैं भी ये सोच रहा था कि शायद अंदर होगा ना, कुछ होगा शायद, अभी तक गर्म है। खैर उस वक्त दिमाग काम नहीं करता। खैर तो उसको मैंने देखा कि इतना सारा कटन उसके नाक में क्यों रखे हैं। फिर मेरे भाई जो थे ऐसे हाथ फैले, फिर पता चला कि वो कटन नहीं था, वो उसके मुंह से झाग निकला हुआ था। इतना ज्यादा झाग और इतना अजीब तरह से वो निकला हुआ था मुंह से, नाक से, कटन जैसा दिख रहा था मेरे को। तो फिर क्या, जो हालत होना था सबका हुआ, रो रो के हालत खराब हुआ सबका। फिर इसको कार में डाले, एम्बुलेंस में। एक दूसरे कार में मेरी मम्मी, चिन्नू की मम्मी, मेरे चाचा जी सब आए एक साथ। हम लोग जो भाई उनके, हम चिन्नू के जो भाई उसके मौसी के 2 बेटे और मैं, हम सब बाइक में चले, उसको लेके घर पहुंचे। फिर मेरे पापा आए अचानक। मतलब उनको जब पता चला वो वहीं से रो रो के, मतलब मैंने कभी देखा नहीं था अपने पापा को रोता हुआ, और मेरे चाचा जी को भी कभी देखा नहीं था इतना ज्यादा रोता हुआ। मम्मी को देखा है लेकिन मेरे नानी को लेके, मतलब लेके भी नहीं जा सकते क्योंकि उनका तबीयत खराब हो चुका था उस वक्त तक। तो जब मेरे पापा को देखा ना, तब जितना भी नॉर्मल मैं अपने आप को रखा हुआ था उससे भी ज्यादा कई ज्यादा टूट गया। जब मेरे पापा और मेरे चाचा को देखा गले लगे हुए रो रहे थे, इतना ज्यादा रोए कि मैंने कभी देखा नहीं था उनको इतना टूटा हुआ। बस पापा के मुंह से तो यही सब निकल रहा था कि यार आज से भगवान को मैं पूजूंगा नहीं बेटा, तेरे लिए ही मैं वहां पे बैठ के पैसा जुगाड़ कर रहा था। और मेरे दिमाग में बस ये आ रहा था कि यार मैं इतना ज्यादा, मतलब वो जो बच्चा था मेरा छोटा भाई, जिस मतलब वर्दी था, मैं तो इतना ज्यादा वर्दी भी नहीं हूँ, कंप्लीटली अनवर्दी हूँ मैं। मेरा मुंह से बस यही निकल रहा था कि भगवान यार मैं इतना कुछ अचीव नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता था फैमिली के लिए, सबके लिए। उतना ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं था उसके लिए जितना मेरा था, लेकिन मैं उस हद तक नहीं पहुंच पाया अभी तक। लेकिन वो पहुंचता, वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था, बहुत कुछ उसने स्ट्रगल देखा था और बहुत आगे पहुंचता। लेकिन तो आपने उसको ले लिया भगवान, मेरे को नहीं ले सके। ये सब जब मैं बोल रहा था, मतलब मेरे चाचा जी मेरे को गले लगा के पहली बार रोए थे, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। पहली बार मैंने चाचा जी को गले लगाया, और गले लगाया भी तो कैसे, रोते हुए। उनको कभी देखा नहीं था रोते हुए। इतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा स्ट्रगल्स करके आए थे। मैं अपने पापा की भी बात कर रहा हूँ, चाचा जी की बात कर रहा हूँ, जो ताऊ जी थे, सबके लिए बोल रहा हूँ। उन सबके लिए मतलब इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, मैं क्या बोलूँ। मैं क्या, मेरे कोई भी भाई उन सबके जैसे हो भी नहीं पाएंगे कभी। खैर तो जब पापा और चाचा जी को संभालने के लिए मैं उनको क्या संभालूं, मैं तो खुद ही उस वक्त बहुत ज्यादा टूट गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ, फिर उसको अंतिम संस्कार के लिए उसको लेके गए। उसके जो 2 भाई थे, मैं तो उसके ताऊजी का बेटा था, वो जो थे वो उसके मौसी के बेटे थे। वो भी बहुत ज्यादा टूट चुके थे। मतलब चिन्नू जो था, या इधर मेरे पास, या फिर मेरे छोटा भाई जो मेरा खुद का छोटा भाई, उसके साथ वो हमेशा रहता था, या फिर उन दोनों के पास। मतलब वो दोनों की जगह और हम दोनों की जगह हमेशा एक था। तो हम सबका हालत वही था। और मेरा छोटा भाई यहाँ पे था भी नहीं, वो पता है आपको पारला कम्युनिटी में था। तो उसको अंतिम संस्कार करने के लिए फिर हम लेके गए। फिर उसको हम अंतिम संस्कार के लिए लेके गए, और तब तक उसका बॉडी, मतलब जो होता है ना, थोड़ी देर के बाद टाइट हो जाता है बॉडी वगैरह, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं था। तो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा दिमाग में इधर उधर का आ रहा था, शायद जिंदा होगा, कुछ होगा।
नहीं था, लेकिन खत्म हो चुका था। फिर जब हम वहां पे लेके गए तब उसका बॉडी थोड़ा थोड़ा ऐसे जकड़ने लगा और उसका हाथ वगैरह बेंड नहीं हुआ, तो उसका ड्रेसेस वगैरह उसको कैंची लेके फाड़ना पड़ा। और उसका जो भाई था, जो मौसी का बेटा, वो फूट फूट के रो रहा था कि यार तेरे लिए ये लाया था, ये ड्रेस में लाया था, तेरे लिए ये करा था, वो करा था, सब कुछ गया। उसका चश्मा निकाल के मतलब सब कुछ तो उसको मतलब आग में समर्पित करना पड़ता है। तो फिर उसका अंतिम संस्कार हुआ। फिर रिटर्न होने के मतलब घर आया, उसकी छोटी बहन जो तो फुट फुट की रो रही थी, उसको समझाने की क्या समझाऊं, उसको ऐसे हाथ पैर के उसको गले लगाया, फिर बैठा रहा। और क्या भी कर सकते हैं उस वक्त। फिर कॉल किया मेरे छोटे भाई को, उसको तो पता भी नहीं था। उसको बताना मेरे लिए और भी एक बड़ा टास्क था, मतलब कि कैसे बताऊं। फिर वहां पे वो सुन के भी उसका हालत वही हो गया। वो निकलने वाला था, यहाँ तक आ जाने वाला था, लेकिन हमने उसको रोका। अभी मरता, अभी जब 10 दिन होगा, 12 दिन, तब तो आना पड़ेगा। तो अभी रहने दे, अभी क्या, अभी खत्म हो चुका है सब कुछ। तो बहुत संभाल के उसको समझा बुझा के मेरे पापा उसको मना किए। फिर वो रो रो के रहा दिन भर, खत्म हुआ। फिर तो ये हुआ था उस बीच में, जिसकी वजह से मैं इतना दिन तक ना ऑनलाइन, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, कहीं पे भी एक्टिव नहीं था और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर उस दिन एग्ज़ाम था जिस दिन उसका डेथ हुआ। फिर 10 दिन बाद एक और एग्ज़ाम था उसका 10वां दिन जो था, उसके 9वें दिन या फिर वही 10वें दिन में एक एग्ज़ाम था। तो वो एग्ज़ाम देके मैं आया। फिर बच्चा था तो उसका ज़्यादा कुछ जो श्राद्ध वगैरह कुछ 12वां दिन में कुछ होता है, वो सब शायद बच्चों का नहीं होता या कुछ, मुझे ठीक से पता नहीं एक्चुअली उस सब के बारे में, वो सब नियम के बारे में। खैर, तो उसके बाद हम लोग उसके अस्थि विसर्जन के लिए मैं गया, उसकी बहन, मैं, चाचा जी, चाची, सब गए अस्थि विसर्जन के लिए। फिर पुरी में जाके जगन्नाथ मंदिर के पास वही अस्थि विसर्जन हुआ और फिर कुछ साधु लोगों को खाना खिलाया जाता है, वो सब करवाया गया। फिर वहाँ से हम लौटे, रात हो चुका था, शायद 8-10 बजे मुझे घर पे छोड़े। और मेरे चाचा जी को तो मेरे नानी देखे नहीं थे इतना दिन तक, उनको पकड़ के फूट फूट के रोए। फिर उन सबको संभाल के, इवन मेरे चाचा जी मेरे नानी को बोले आप संभालो, क्या कर सकते हैं। मेरे पापा, मेरे और मेरे चाचा जी, उनके बारे में तो एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। मैं चाहकर भी उनके जैसा नहीं हो सकता। खैर, फिर वो लोग चले गए, खत्म हुआ सब कुछ। यही था बस इन सब से। बस ताऊ जी का जब एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने बोला था कि आप सेफली गाड़ी वगैरह चलाओ, आपकी वजह से किसी और का नुकसान होता है जो रफ ड्राइविंग वगैरह करते हैं। और बहुत आप लोगों को पता है रोड रेस में कैसा होता है सब कुछ। और ये जो मेरा भाई चला गया, मेरा छोटा भाई, उसके बारे में बस यही बोल सकता हूँ कि वो था एक ज्वेल था, मेरा खुद का छोटा भाई। और उसके बाद ये दोनों मेरे, मतलब ये जो बच्चा था, बोला ना, जैसे कि बोला कि इतना ज़्यादा प्रिविलेज्ड नहीं था, लेकिन बहुत आगे जा सकता था, बहुत अच्छा था। और हम सबको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज़्यादा प्यार करता था वो, एंड वाइस वर्सा। लेकिन गया। मैं हमेशा सोचता था कि हम त्रिपाठी फैमिली में जितने भाई हैं, मतलब कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6, हम 6 भाई थे, अभी 5 रह गए। और लिया गया तो किसको लेके गए भगवान? सबसे छोटे वाले को ले गए। और शायद हम सब में से सबसे बेहतर वही था। तो बस यही है कि अभी मैं, मेरा भाई, हम सब मेरे चाचा जी के बेटे हैं। वो कभी डिस्क्रिमिनेट कभी किए ही नहीं थे। वो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे चाचा जी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ऐसा कभी नहीं, मुझे क्या, मेरे भाई को ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने, मतलब उनके खुद का बेटा है और मैं उनके बड़े भाई का बेटा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि मेरे लिए जितना वो किए हैं अपने खुद के बेटे के लिए नहीं किए होंगे। इवन मेरा खुद का छोटा भाई जो लिपू, उसके लिए भी इतना ज़्यादा किए नहीं होंगे जितना वो मेरे लिए किए हैं। लेकिन उनके ही लाइफ में इतना ज़्यादा तकलीफ लिख लिया भगवान ने कि क्या बोलूँ अभी। खैर, तो यही था
पूरा का पूरा स्टोरी जो जिसके वजह से मैं इतना दिन तक ऑनलाइन नहीं था और कुछ भी वीडियोस नहीं डालता था। मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कुछ भी करने के लिए, लेकिन अभी लास्ट 10 दिन या 12 दिन पहले 1-2 ब्लॉग डाला था मैंने, वो भी पहले का एडिट करके उसको डाला था। उसके बीच में भी डाल सकता था, अभी बहुत खाली टाइम रहे, मतलब अभी इसके बीच में बहुत ज़्यादा फ्री था, खाली था, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए भी इतना ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत था ना मुझे, वो मिल नहीं रहा था। और मैं घर पे तो बिल्कुल बना ही नहीं सकता था। आज फाइनली नानी को लेके आया था तो यहीं पे टाइम मिल गया, तो बोल दिया सब कुछ और डाल दूंगा इसको। तो हाँ, बस यही बोलूँगा कि छोटे से बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी, किसी को भी थोड़ा सा भी तकलीफ हो, उसको नेग्लेक्ट मत करो। डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे दिखाओ, फिर देखो कि वो एक्चुअली मेडिसिन में ठीक हो सकता है या फिर आप जो भी प्रेफर करना चाहो, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन आप अगर बिगनिंग से कोई चीज़ अगर आप पकड़ लेते हो ना, तो उसको मतलब ज़्यादा खराब सिचुएशन जाने से पहले उसका अगर ट्रीटमेंट होता है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। ये नहीं कि पूरा का पूरा आप क्योर हो सकते हैं हर कोई मतलब डिजीज से, लेकिन ये है कि आप अगर टाइमली उसको पकड़ लेते हो तो जितना दिन तक आपका जीवन में भगवान लिखे हैं, उस मतलब एटलीस्ट उससे पहले आप जाओगे नहीं और अपने लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हो। ये तो नहीं कि आप डेथ को कभी धोखा दे सकते हो, डेथ इज द ओनली ट्रूथ। तो ये तो कभी ना कभी आना है, किसको किस रूप में आएगा वो पता नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा बेहतर हालत में रख सकते हो और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने से पहले आप अपने आप को सही कर सकते हो। तो बस यही है, अपने हेल्थ वाइज अपने आप को ज़्यादा नेग्लेक्ट मत करो। टाइमली खाना, टाइमली सोना, और घर के खाने को ज़्यादा मतलब जो लोग भी बाहर रहते हो कुछ भी घर पे बनाओ या फिर ऑर्गेनिक रहो, ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ मत करो खाने में भी। आप प्रिजर्वेटिव वगैरह ये सब मैगी वैगी थोड़ा सा उन सब से मतलब दूरी बनाओ। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटा सा भी हो, जब प्रॉब्लम आता है ना तो ये पता नहीं होता कि उससे कितना ज़्यादा बढ़ सकता है ये सब। तो आप उन सबको ध्यान में रखते हुए टाइमली ट्रीटमेंट करवाओ और प्लीज़ लीव, बस यही बोल सकता हूँ।